मैंने पिछले वीडियो में बात किया था अनसिक्योर्ड फंडिंग का, सिक्योर्ड फंडिंग का, और ये भी कहा था कि सिक्योर्ड फंडिंग में आपके एसेट्स गिरवी रखा जाता है लेंडर के पास में। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि मॉर्गेज के टाइप्स कितने होते हैं। दोस्तों, मैं मॉर्गेज लोन की बात नहीं कर रहा, मॉर्गेज कितने तरह से किया जा सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं अशोक झा और मैं अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से फाइनेंस और बिजनेस की तमाम बारीकियों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। पता है क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि अपने अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस को साझा किया जाना चाहिए। शेयर द एक्सपीरियंस में मैं बिलीव करता हूं। मैं समझता हूं कि जो कुछ मैंने अपने 25 साल के करियर में सीखा है, अनुभव किया है, जो आज मैं रिसर्च करके ज्ञान प्राप्त करता हूं, अगर मैं अपने तक ही सीमित रखता हूं तो इससे सिर्फ और सिर्फ मेरा भला होगा। लेकिन अगर इसे साझा करता हूं, बहुतों तक पहुंचाता हूं, तो बहुतों का भला होगा। आप फाइनेंस संबंधित या बिजनेस संबंधित जो निर्णय लेने जाएंगे, उसमें आपको ये सहायता करेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे क्या कंसेप्ट है मॉर्गेज का। तो बेसिकली मॉर्गेज के कंसेप्ट सेक्शन 58A जो 1982 का टीपीए मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत आया है। आप अगर एक बोरोवर हैं, एक पर्सन है जिसको पैसा चाहिए और आपके पास एक प्रॉपर्टी है, बिल्ट अप प्रॉपर्टी है, प्लॉट है, कुछ भी है, आप जाते हैं लेंडर के पास में, उससे अपनी रिक्वायरमेंट रखते हैं। लेंडर कहता है कि ठीक है, मैं आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करवाता हूं, इसका लीगल चेक करता हूं, आपके एलिजिबिलिटी को देखता हूं और आपको पैसे दूंगा। तो दोस्तों इसमें कौन कौन से लोग शामिल हुए? एक वो लेंडर, बैंक या एनबीएफसी जो भी है, दूसरा आप जो अपनी प्रॉपर्टी को लेके गए हैं, तीसरा वो प्रॉपर्टी, चौथा वो पैसा, और पांचवा एक एग्रीमेंट बनता है जिसके तहत आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती है। इन पांचों को अगर मॉर्गेज के जो कंसेप्ट है उसके अंदर अगर नाम बोला जाए तो आप चूंकि प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहे हैं तो आप हुए मॉर्गेजर। प्रॉपर्टी आपकी एसेट है, कोलैटरल है, जिसको मॉर्गेज किया जाता है। और लेंडर जो प्रॉपर्टी जिसके पास आप मॉर्गेज करते हैं वो मॉर्गेजी है। जो पैसा आपको मिल रहा है दैट इज कॉल्ड मॉर्गेज मनी। जो डीड, जो एग्रीमेंट साइंड होता है उसको मॉर्गेज डीड बोलते हैं। ज्यादातर पॉपुलरली इसको लोन एग्रीमेंट कहते हैं। तो ये पांचों के टर्म्स आपके सामने आ गए कि क्या बोलते हैं इनको। अब बात करते हैं कि कितने टाइप्स की बातें की गई है उस एक्ट में। उस एक्ट में 6 तरह की टाइप्स की बात की गई है, लेकिन मैं आपसे बात करूंगा वही जो पॉपुलर है हमारे सामने। पहला है इक्विटेबल मॉर्गेज, जिसको बोलते हैं मॉर्गेज बाय डिपॉजिटिंग योर प्रॉपर्टी पेपर। लेकिन इक्विटेबल मॉर्गेज बड़ा पॉपुलर वर्ड होता है लोगों के सामने। यहां क्या होता है, जो मैंने बताया आपको कि आप एक लोन एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसपे स्टैम्प होता है, नोटराइज होता है वो, और उसके बाद वो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी का चेन बैंक के पास जमा होता है। जब आप लोन को रीपे कर देते हैं, लोन खत्म हो जाता है आपका, चाहे वो आप फोरक्लोज कर दें, प्रीपेमेंट कर दें, या अपने आप को बंद हो जाए टेनर के हिसाब से, तो आपको एनओसी मिलता है और साथ साथ पूरा का पूरा प्रॉपर्टी का पेपर आपको हैंड ओवर कर दिया जाता है। ये बड़ा आसान है, अब इसीलिए बड़ा पॉपुलर भी है। बड़ी आसानी से ये प्रोसेस हो जाता है। दूसरा है रजिस्टर्ड मॉर्गेज। बेसिकली सिंपल मॉर्गेज कहा गया था उसी को, चूंकि सिंपल मॉर्गेज बहुत ज्यादा चलता नहीं है, तो जब उसको रजिस्टर्ड करते हैं दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड मॉर्गेज, आरएम बोलते हैं उसको। उस केस में थोड़ा प्रोसेस बड़ा हो जाता है, थोड़ा कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है, स्टैम्प ड्यूटी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एक अलग से पार्टी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, रजिस्ट्रार इन्वॉल्व हो जाता है, अथॉरिटी इन्वॉल्व हो जाती है। आपकी जो एग्रीमेंट होता है, जो सिंपल जो मॉर्गेज है उसका एग्रीमेंट जब रजिस्टर्ड होता है दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड मॉर्गेज, और उसका एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास भी होता है। उसमें स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करना पड़ता है, और साथ ही साथ जब ये लोन खत्म हो जाता है उस कंडीशन में आपको रिलीज ऑफ डीड भी बनाना पड़ता है, यानी कि डी मॉर्गेज करवाना पड़ता है, वहां भी आपको खर्च करने पड़ते हैं। मतलब एक तो 2 स्टेप बढ़ गया,
दूसरा कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है। लेकिन ये भी मॉर्गेज का टाइप्स इंडिया में बहुत पॉपुलर है। कारण कि अगर आपकी प्रॉपर्टी चेन में कुछ मिस है, खो गया है, या किसी रीजन से मॉर्गेज करना उस प्रॉपर्टी को लैंडर के लिए रिस्की लग रहा है, तो उस केस में लैंडर रजिस्टर्ड मॉर्गेज को सजेस्ट करता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगहों पे स्टैंप ड्यूटी अलग अलग होती है जो पे करना पड़ता है आपको। या फिर बड़ा लोन ले रहा हो, उस समय रजिस्टर्ड मॉर्गेज की बात हो जाती है। तो रजिस्टर्ड मॉर्गेज इक्विटेबल मॉर्गेज से थोड़ा कॉस्टिंग वाइज भी ज़्यादा होता है कॉस्ट वहाँ पे, और साथ साथ थोड़ा प्रोसेस वाइज भी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। लेकिन इस केस में लैंडर की सेफ्टी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। तीसरा होता है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल्स। दोस्तों ये सेल डीड जैसा ही पूरा का पूरा ये डीड तैयार होता है, लेकिन ये कंडीशनल सेल होता है, कंप्लीट सेल नहीं होता है। मतलब यहां पे ये कंडीशन डला होता है कि जब आप अपना लोन को रीपे कर देंगे तो ये सेल नल एंड वॉइड हो जाएगा। अगर रीपे नहीं करेंगे तब ये सेल डीड वैलिड रहेगी। और चौथा इंग्लिश मॉर्गेज, यहां पे कंप्लीट सेल डीड ही होता है वो, लेकिन उसमें भी कंडीशन होता है कि जब आप पे कर देंगे, मतलब यहां पे राइट पूरी तरह से ट्रांसफर हो गया होता है लेंडर के पास में। उसमें कंडीशन होता है कि अगर आपने पे कर दिया, सब कुछ लोन खत्म हो गया आपको, तो फिर से वो राइट लेंडर आपके नाम से ट्रांसफर करता है। हाँ, एक बात यहां बता दूं आपको कि जो हमने इक्विटेबल मॉर्गेज कहा या रजिस्टर्ड मॉर्गेज कहा, इन सब केसेस में ओनरशिप एक्चुअल में बोरोवर के पास ही होती है। सिर्फ और सिर्फ राइट उस प्रॉपर्टी को इस कंडीशन में सेल करने की राइट दी होती है लेंडर को, जो कि उसे कोर्ट से भी जाके लेना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि मॉर्गेज के टाइप्स की बातें आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। तो मिलता हूं किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।